पहले तो गुड मॉर्निंग सबको, नया साल की शुभकामनाएं। अब नया साल में ये जान लीजिएगा कि आप लोग का एग्जाम जो पैटर्न होने वाला है ये सबसे हट के है, क्योंकि पहले एग्जामिनेशन होता था तो टोटल 100 मार्क्स होता था, जिसमें 20 प्रैक्टिकल देता था, 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन हम लोग का सब्जेक्टिव होता था। लेकिन कोरोना काल में क्या कर दिया, एक बार एग्जामिनेशन जो ले लिया, आपका ऑब्जेक्टिव ले लिया, तो बहुत बच्चे सोच लीजिए ऑब्जेक्टिव होगा तो हमारे लिए फायदा ही है। लेकिन इस साल से क्या हो रहा है, एग्जाम पैटर्न जैक काउंसिल के द्वारा चेंज किया गया है। चेंज क्या किया गया है, आपका एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा वो 80 मार्क्स का लिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा 40 मार्क्स का और सब्जेक्टिव कितना रहेगा। अब प्रश्न उठता है भाई ये 40 मार्क्स का तो समझ गए, जिसमें ऑब्जेक्टिव तो माइंड सेट है कि भाई 40 मार्क्स का क्लियर है, क्लियर। लेकिन उसमें भी प्रश्न है कि भाई कितने मार्क्स का आएगा, 1 नंबर का आएगा कि 2 नंबर का आएगा। जैसा कि 11th में हम लोग एग्जामिनेशन दिए थे तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। अब हम लोग का एग्जामिनेशन होगा तो मार्क्स कितने मार्क्स का होगा। तो उस पैटर्न के तहत आपका एक पैटर्न बनाया है जिसमें साफ साफ बता दिए हैं कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा 2022-23 के एग्जामिनेशन के तहत मार्च में, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 40 नंबर। अगला सब्जेक्टिव रहेगा आपका 1 नंबर का, जिसमें लिखने का रहेगा कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डोनेशन क्या होता है, शेयर क्या होता है, इंडोर्समेंट फंड क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, मतलब अकाउंट से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जिसको आपको 4-5 लाइन में डील करना है। 2-3 लाइन में डील कर सकते कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ये याद रखेगा यदि सब्सक्रिप्शन पूछता है तो सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला दीजिएगा, फंड पूछता है तो फंड का फॉर्मूला दीजिएगा, मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में बोलेगा तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल टॉपिक जरूर आप सबमिट कीजिएगा। क्लियर। एग्जामिनेशन 3 घंटे का होगा, ये याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 2.4, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2.5 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क्स का, 4 क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रहेगा। फिर हमारा सब्जेक्टिव रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 4 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहेगा, कितना रहेगा। और लॉन्ग 2 ही रहेगा। लॉन्ग हम लोग इतने सारे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े, शेयर, डिवेंचर, कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत सारा। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा वो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन से रहेगा, जैसे कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बोलेगा, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बोलेगा, शेयर का क्वेश्चन दे देगा, एक सिंपल फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन दे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब लॉन्ग पैटर्न के तहत ही क्वेश्चन रहेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत रहेगा, किसी भी टॉपिक के तहत मात्र पूरे क्वांट में 2 ही क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा और 2 ही डील करना आपको। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का, तो 40 नंबर हो गया, ये 20 ये हो गया, 10 हो गया, 10 टोटल 80 मार्क्स का हो गया। 20 प्रैक्टिकल होता है, ये कॉलेज सबमिट करता है, कॉलेज कितना देगा आपको वो डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल सबमिट करते हैं आपके अटेंडेंस पे, आपके कॉलेज में क्लास टीचर के रिलेशनशिप पे, किस प्रकार आपका बिहेवियर्स है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी पे, एक लाइन में कहा है तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। पूरा एग्जाम पैटर्न यही है जिसमें आपको कहा जाए तो आपका जैसे अकाउंट में अकाउंट का एग्जामिनेशन होगा तो भी यही होगा सर, बिजनेस स्टडी हो तो भी यही रहेगा सर। आपका अगला पेपर कहा जाए इकोनॉमिक्स में भी यही रहेगा सर, इसमें सब पैटर्न आपको देंगे। बिजनेस मैथ भी यही रहेगा सर, हम लोग का ईटीपी भी रहेगा, मतलब कहा जाए तो सारे पैटर्न में हम लोग का सेम सबमिट यही से पढ़ना है, सारा प्रोसेस, सारे प्रोसेस को इसी टॉपिक के तुमको पढ़ना है। अब आपको बेसिकली जो बताने वाले हैं, हम बेसिकली जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो अकाउंट्स के स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको भी रूटीन वाइज हम बताएंगे, लेकिन जो भी आपको बताएंगे उसका आपको वीडियो सारा मिलते रहेगा। अब इसको हमको देखना है डेली वाइज, रूटीन वाइज, और होमवर्क भी कंप्लीट करना है, क्योंकि इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको फायदा होगा, ठीक है सर। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन पे। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा मेन पेपर जो है वो 5 है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो हो गया वो अकाउंट हो गया। अब अकाउंट टॉपिक के तहत ये याद रखिएगा कि सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में एनपीओ भी कहते हैं।
जैसे कि जानते हैं कि बिजनेस दो एक्टिविटी होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी नाम से ही पता चलता है कि टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न, लेकिन बेसिकली हमको टू अर्न प्रॉफिट ध्यान देना, हमको देखना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वैसा एक्टिविटी जिसके तहत बिजनेस चला रहे हैं सर, लेकिन उसका मोटो होता है केवल सोशल सर्विसेज, केवल क्या। तो इस एनपीओ के तहत आपका बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें आएगा सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय एनपीओ, व्हाट डू मीन बाय एनपीओ, कि भाई हमारा एनपीओ होता क्या है। तो आप सब जानते हैं कि हमारा गैर व्यापारिक संगठन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बिजनेस का ही पार्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है सर, ये बिजनेस का ही पार्ट होता है। इस बिजनेस के तहत एक ऐसा बिजनेस होता है जिसका ऑब्जेक्ट लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है सोशल डेवलपमेंट, मतलब किसी न किसी रूप से समाज को डेवलप करना होता है। इसके तहत कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ चैरिटी क्लब होते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रस्ट का हो गया, बहुत सारा चैरिटी हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिनका ऑब्जेक्ट होता है किसी न किसी रूप से हम समाज को ग्रो कर सके, समाज को डेवलप कर सके। एग्जाम्पल दे दीजिएगा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है सर आपका कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर, सब्सक्रिप्शन, व्हाट डू मीन बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा, क्या होता है सर। अब ये चंदा क्या होता है, चंदा मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जब आप मेंबर बनते हैं, किसी भी संगठन के जब आप सदस्य बनते हैं, तो सदस्य बनने के दौरान जो आप फी जमा करते हैं, जो आप एडमिशन फी जमा करते हैं, जो चार्जेस जमा करते हैं, जो मेंबरशिप फी जमा करते हैं, उस फी को ही क्या कहते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न हमारा आ सकता है डोनेशन। भाई डोनेशन होता है क्या है सर, डोनेशन होता है दान, क्या होता है सर, दान क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डेवलप करने के लिए, काम को विकास करने के लिए या समाज के विकास के लिए जो भी धनराशि हम देते हैं, जो भी अपनी इच्छा अनुसार जो भी धनराशि देते हैं, वो राशि हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा सर, डोनेशन की बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा फंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जो एक में क्वेश्चन पूछेगा यही से पूछेगा कि भाई फंड क्या होता है। तो फंड मतलब होता है कोष, क्या होता है सर। अब ये कोष मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो भी सामाजिक कार्य किया जाता है देश के डेवलपमेंट के लिए, समाज के विकास के लिए, तो उन संस्थाओं को सरकार के द्वारा एक मुफ्त राशि, उन संस्थाओं को सरकार के द्वारा जो एक मुफ्त राशि दी जाती है, वह राशि हमारा क्या कहलाता है, फंड, जिससे उस संस्था का किसी न किसी रूप से विकास हो सके और हमारा देश विकास कर सके। फंड के बाद हमारा कह सकते हैं एक होता है हमारा इंट्रांस फी। इंट्रांस फी होता है कि इसको एक शुल्क राशि होता है जिसके तहत कहीं भी आप एंट्री लेते हैं, चाहे स्कूल में एडमिशन ले, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी क्लब में, किसी भी फिल्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी क्लब में जब आप ज्वाइन करने जाते हैं, तो वहां पे एडमिशन के दौरान या आप वहां पे एंट्री करने के दौरान जो फी देते हैं उसको हम एंट्री फी भी कहते हैं, या कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांस फी, क्या कहते हैं सर। अगला होता है हमारा लॉकर रेंट। क्या होता है सर, लॉकर रेंट। लॉकर रेंट क्या होता है, लॉकर रेंट जो होता है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत बैंक के द्वारा दिया गया सर्विसेज होता है। बैंक के द्वारा दिया गया एक ऐसा सेवा होता है जिसके तहत बैंक आपको कुछ ऐसी सेवाएं प्रोवाइड करती है, कुछ ऐसी सेवाएं देती है जिसके तहत आप अपनी संपत्ति को उस बैंक के तहत रख सकते हैं। और बैंक जो सेवा देता है उस सेवा का नाम क्या है सर, लॉकर रेंट, जिसमें संपत्ति को आप अपने सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर। लॉकर रेंट के बाद हमारा एक टॉपिक है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स, ये कंज्यूमर गुड्स होता क्या है सर, कंज्यूमर गुड्स होता है उपभोग सामग्री। उपभोग सामग्री क्या होता है कि किसी भी संस्था द्वारा, वो संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत होना चाहिए, वो संस्था गैर व्यापारिक संस्था के तहत होना चाहिए, उन संस्थाओं के द्वारा अपने संस्थाओं के विकास के लिए या संस्थाओं में प्रयोग की जाने वाली जो वस्तुएं होती है, जो सेवाएं होती है, उन सेवाओं को हम क्या कहते हैं,
जैसे हॉस्पिटल में मेडिसिन हो गया, बहुत सारा इक्विपमेंट हो गया, मतलब किसी भी संस्था में यूटिलाइज होने वाले गुड्स को ही क्या कहते हैं, जिसको उस संस्था द्वारा कंज्यूम किया जाता है। कंज्यूमर गुड्स के बाद हमारा है अगला पॉइंट, जिसमें हमारा है रिसीव एंड पेमेंट। रिसीव एंड पेमेंट। भाई रिसीव पेमेंट होता है क्या सर? इसका मतलब होता है प्राप्ति एवं भुगतान। प्राप्ति एवं भुगतान। इट इज यह कहते हैं यह एक रियल अकाउंट है। कौन अकाउंट है सर? रियल अकाउंट है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जिसके तहत किसी भी टर्म से जो पैसा अर्न होता है, जो आप रिसीव करते हैं, वो पैसा आपका क्या कहलाएगा? रिसीव। जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, फंड हो गया, हमारा इंट्रांस फी हो गया, लॉकर रेंट हो गया, या किसी भी टर्म के तहत यदि आप रिसीव करते हैं, सेल ऑफ एसेट करने के बाद जो पैसा आपके पास आता है वो आपका क्या कहलाएगा? रिसीप्ट्स आइटम जो होता है ये हमेशा डेबिट साइड में होता है। याद रखिए कहां होता है सर? जस्ट क्या होता है? पेमेंट। पेमेंट होता है ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत, उस ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज वाले एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? पेमेंट। क्या कहते हैं सर? ये हमारा जाता है कहां से? क्रेडिट साइड में। कहां जाता है सर? तो ये पूछता है कि भाई रिसिपिएंट होता क्या है? तो रिसिपिएंट क्या होता है? ये एक रियल अकाउंट होता है। इसका यूज कहां करते हैं? नॉमिनल। इसका यूटिलाइज कहां करते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी किसी भी टर्म से पैसा अर्न होता है, किसी भी टर्म से आता है, तो हमारा वो रिसीव क्या जाता है? इसको हम प्राप्ति कहते हैं। और किसी भी टर्म से उस संस्था के विकास के लिए जो हम खर्च करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? अगला हमारा होता है इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड, भाई इनकम एक्सपेंडिचर होता है क्या? आय एवं व्यय खाता। आय एवं व्यय खाता। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। यह एक व्यक्तिगत वास्तविक अवास्तविक खाता है। यह एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या सर? नॉमिनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है? भाई नॉमिनल अकाउंट होता क्या है? जिसमें केवल प्रॉफिट एंड लॉस हो। प्रॉफिट एंड, तो भाई प्रॉफिट लॉस नहीं, इसमें होना चाहिए सब्सिट और डिफिसिट, सरप्लस एंड डिफिसिट। सरप्लस एंड, इसके तहत यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की जगह हम सरप्लस लिखते हैं, लॉस होता है तो लॉस की जगह डिफिसिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके अंदर जितना भी रिसीप्ट्स आइटम होता है, जितने भी रिसीप्ट्स आइटम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? जो यूज होता है कहां साइड? किस साइड? क्रेडिट साइड। कहां होता है? और एक्सपेंडिचर होता है कि ऑल पेमेंट, जितना एक्सपेंसेस होता है वो हमारा क्या होता है? ये बेसिकली होता है डेबिट साइड। क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है अकाउंट के तहत कि ऑल लॉसेस आर क्रेडिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन आर डेबिट। जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी इनकम होता है वो हमारा होता है कौन साइड में? डेबिट साइड में। कौन साइड में? जितना भी लॉसेस और जितना भी लॉसेस होता है, एक्सपेंसेस होता है, कौन साइड में? और जितना भी प्रॉफिट और इनकम होता है कौन साइड में? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। 3 अकाउंट पढ़ते हैं, पर्सनल, रियल एंड। पर्सनल होता है रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट और लॉसेस एंड क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? और बेसिकली बताते हैं आपको। जैसा कि आप लोग बता रहे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, उस शॉर्ट क्वेश्चन में एक टॉपिक है सिक्योरिटी होल्डरिज्म। ये सिक्योरिटी होल्डरिज्म होता क्या है सर? इसको बोलते हैं सचिव का मानदेय। सचिव का मानदेय इसको नहीं कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी गैर व्यापारिक संगठन में, किसी भी गैर व्यापारिक संगठन में वह व्यक्ति जो संगठन का देखभाल करता है, जो संगठन की सुरक्षा करता है, उस सुरक्षा करने के पश्चात उसको जो धनराशि देते हैं वो राशि उस व्यक्ति को देंगे तो उसको क्या कहेंगे? जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, जो रात में गार्ड करता है, हमारा होम गार्ड हो गया, मतलब उन लोग को जो चार्ज पे कर रहे हैं सर, किसके तहत कर रहे हैं? हाँ, लेकिन बेसिकली होना चाहिए कि वह उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेवा सर्विसेज दे रहा हो। ठीक है? अगला होता है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड में एक वर्ड है कैपिटल। क्या सर? तो जो भी फंड आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे इंट्रांस फी के द्वारा, चाहे सब्सक्रिप्शन के द्वारा, चाहे लेजिसी के द्वारा, वसीयत के रूप में राशि प्राप्त हो रहा है, मतलब किसी भी रूप में जो पैसा आपको प्राप्त हो रहा है वो पैसा एक मुश्त जमा होकर क्या कहलाएगा मेरा? अब मान लीजिए आप सब्सक्रिप्शन फी दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन फी दे रहे हैं, मान लीजिए 5000 लोग सब्सक्रिप्शन फी दे रहे हैं, तब 5000 सब्सक्रिप्शन फी दे रहे हैं तो वो 5000 फी को जो ऐड कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा?
अगर पर व्यक्ति 10 रुपीज देगा तो 50,000 रुपीज क्या कहलाएगा? कैपिटल फंड कहलाएगा। 10 रुपीज कहलाएगा मेरा फी, एंट्रेंस फी, लेकिन 50,000 क्या कहलाएगा? क्या? अगला होगा लेजेसी, जिसको बोलते हैं वसीयत। वसीयत क्या होता है कि किसी भी संगठन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जायदाद होता है, जो भी संपत्ति होता है, यह कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हिंदी में हम लोग, इसको हिंदी में कह सकते हैं कि किसी भी अलाभकारी संस्था में किसी व्यक्ति के मरणोपरांत, मतलब किसी भी गैर व्यापारिक संगठन में जो व्यक्ति काम करता है, अगर वो डेथ कर जाता है तो उसकी संपत्ति जो होती है ना, वो संपत्ति क्या कहलाएगा? वसीयत। क्या? वो संपत्ति क्या कहलाएगा? जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, अब मंदिर में कोई व्यक्ति है जो उस पूरे मंदिर का देखभाल कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, अब वो उसी के नाम पे पूरा मंदिर है, पूरा सारा उसी पास है, सारा ऑथराइजेशन उसी पास है। अगर वो व्यक्ति डेथ कर जाता है तो जो जिस पर्सन का नॉमिनी वो दिया है उसके लिए वो क्या कहलाएगा? लेजेसी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को ही कहते हैं हम लोग क्या? लेजेसी। अगला हमारा ऑडिट फी। क्या है सर? ऑडिट फी मतलब क्या होता है? ऑडिट फी मतलब होता है कि किसी भी गैर व्यापारिक संगठन में या किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी किसी भी टर्म से जो भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर हो रहा है, रिसीव पेमेंट अकाउंट बन रहा है, बैलेंस शीट बन रहा है, तो उसकी देखभाल करने के लिए जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिटर उस संगठन का अकाउंटिंग देखभाल करता है, तो उस एक ऑडिटर को जो हम चार्ज पे करते हैं क्या कहलाएगा? जैसे कंपनी में काम करने वाला, कंपनी की पूरी देखभाल करने के लिए एक ऑडिटर होता है जो ऑडिटर होता है जो ऑडिटिंग का काम करता है। एक ऑडिटर होता है जो ऑडिटिंग का काम करता है, उसके कंट्रोल में पूरी कंपनी का सारा कंट्रोल पावर होता है कि किस प्रकार हम उसको ऑडिट करें। उसी प्रकार गैर व्यापारिक संगठन में, क्योंकि गैर व्यापारिक संगठन बिजनेस का ही पार्ट है, बिजनेस हम जानते हैं, बिजनेस दो होता है, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक, लेकिन दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी का देखभाल करने के लिए एक पर्सन होता है जो ऑडिटिंग का काम करता है। और उस व्यक्ति को जो चार्ज पे करते हैं क्या करेगा? जब तक उसको फी नहीं देंगे ना तब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन को देखभाल। अगला होता है इंडोर्समेंट फंड। इंडोर्समेंट फंड जो होता है, जो एक प्रकार का एक कोर्स होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा जाता है कि आप इस फंड का सही सदुपयोग कर सके, क्योंकि जो भी फंड आपको हम दे रहे हैं उसके लिए आप हमको पूरा डिटेल दिखाइए कि आप उस फंड का कहां यूटिलाइज कर पा रहे हैं, किस प्रकार यूटिलाइज करेंगे, तो उसका जो रूपरेखा तय करेंगे ना, चार्ट, उस चार्ट को क्या कहेंगे? इंडोर्समेंट फंड, ताकि उस इंडोर्समेंट फंड का सही रूप से उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रयोग किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए वृद्धाश्रम है, तो वृद्धाश्रम का देखभाल हम कर रहे हैं, तो सरकार के नियंत्रण में हम आ गए कि सरकार की सब देख रहे हैं कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा हमको फंड दिया गया कि सर ये 5 लाख रुपए दीजिए, आप उस आश्रम में जो भी काम करेंगे उसको आप बता दीजिए कहाँ आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो धनराशि क्या कहलाएगा? इंडोर्समेंट फंड, ताकि उस कंडीशन में उस पैसे का सही सदुपयोग हो पा रहा है, उस कंडीशन में उस संस्था का ग्रोथ भी हो पा रहा है, और सारे कंडीशन में गैर व्यापारिक संगठन का क्या विकास हो पा रहा है। मान लीजिए मंदिर ही बन रहे हैं, तो मंदिर बन रहा है तो सरकार हमको फंड दिया, सरकार से हमको फंड मिला कि भाई आप इस मंदिर में इस पैसे को यूज कीजिए, आप कहाँ यूज कीजिए उसके लिए स्टेटमेंट आइए कि भाई उस धनराशि को कहाँ आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा हमारा? तो बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक नंबर में आ सकता है। क्लियर? अब इसके तहत आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, जब भी आप क्या बनाते हैं सर? जब भी आप सब्सक्रिप्शन बनाते हैं तो सब्सक्रिप्शन बनाने का एक फॉर्मेट होता है जो हमेशा आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट के आधार पे आप सब्सक्रिप्शन का हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चाहे क्वेश्चन जैसा भी हो। तो जब भी सब्सक्रिप्शन बनता है तो यहां लिखते हैं हेडिंग में हम लोग सब्सक्रिप्शन, क्या लिखते हैं सर? सब्सक्रिप्शन। यहां पे लिखेंगे जो भी ईयर रहेगा एज फॉर एंडिंग ईयर, एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एंडिंग कॉलम बनाएंगे, कॉलम आप दो भी दे सकते हैं, बनाई भी दे सकते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट तो जो नहीं दो दे सकते हैं। यहां लिखेंगे पार्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे? अमाउंट। करना क्या है? सबसे पहले यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड दिया रहेगा, उसको यहां लिख देंगे। उसके बाद यहां प्लस कीजिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड ईयर का, किसका?
इंडियन कहने मतलब अगर ये 18 का बन रहा है ना सर, तो यहां भी 18 का ही होगा। इसका होगा सर, इसको प्लस कीजिएगा, फिर प्लस कीजिएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग ईयर, ओपनिंग ईयर 18 के पहले क्या होता है, तो इसको भी प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसको यहां लिखेंगे, उसके बाद इसी का उल्टा क्या करेंगे सर, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही लिखेंगे सर, लेकिन यूज करेंगे कौन सा ईयर, ओपनिंग ईयर, और फिर क्या लिखेंगे सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन, कौन ईयर, एंड ईयर। इसको लिखने के बाद इसे माइनस कर दीजिएगा, जो माइनस करने के बाद बचेगा अमाउंट, वो मेरे क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन। तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट यही है। अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा सर, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं। मान लीजिए बोलेगा कि 2018 का सब्सक्रिप्शन निकालना है, ठीक है, तो यह लिखा रहेगा सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन अमाउंट मान लीजिए दिया हुआ है 2 लाख रुपीस, कितना दिया हुआ है, और यहां पे दिया हुआ है 2017 देन 2018। क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा हुआ है सर, और लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा हुआ है सर, कोई दिक्कत। तो मान लीजिए अमाउंट यहाँ 50,000 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 80,000, कितना लिखा हुआ है सर, और यहाँ लिखा हुआ है 30,000, और यहाँ लिखा है 50,000, कोई दिक्कत, करना कुछ नहीं, यही बनाते हैं सर। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले देखिए गौर कीजिए कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव कितना किए हैं, कितना रिसीव किए सर, 2 लाख, तो यहां लिखेंगे 2 लाख रुपीस, कितना लिखेंगे सर, 2 लाख रुपीस। हमारा एंडिंग कितना है 18 का, 80,000 है सर, कितना सर, देखिए यहां लिखा हुआ है सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर, और एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना है सर, यहां लिखेंगे 30,000, ये प्लस कर देंगे हो जाएगा 3,10,000, 3 लाख। अब माइनस में हमारा हो जाएगा 50-50, तो 50,000 ये भी है और 50,000 ये भी है, तो ये माइनस करते हैं निकलता है 2,10,000, 2 लाख, तो ये मेरा निकलेगा सब्सक्रिप्शन, है ना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर सब्सक्रिप्शन पूछेगा तो सिंपल ही पूछेगा, सिंपल यही पूछेगा, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन के नीचे आप पैटर्न देखिए कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है, क्योंकि ये आप निकालने सीख गए तो आपको दिक्कत नहीं है। सब्सक्रिप्शन के बाद हमारा टॉपिक है इसमें आपका सिंपल सा है, एक फंड है, क्या सर, फंड। तो फंड में क्या है सर, मैच फंड रहेगा, टूर्नामेंट फंड है, कोई फंड रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे फंड अमाउंट जो भी रहेगा, फंड अमाउंट उसको क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे प्लस इनकम, जितना भी इनकम हो उसको क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे, और जितना भी एक्सपेंसेस हो क्या करेंगे सर, माइनस करने के बाद जो निकलेगा वही आपका निकलेगा कौन अमाउंट, फंड। यही फंड को हम लोग जब बैलेंस शीट फॉर्म पुट करते हैं, देखिए इस फॉर्मेट को आप फंड के थ्योरी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। यदि पूछे कोर्स क्या है, पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि फंड क्या है, कोर्स क्या है, तो उस कंडीशन में कोर्स के बारे में या फंड के बारे में लिख लीजिए 2 लाइन और ये फॉर्मूला दीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में बनना आपका है ना। अब जैसे इसको बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट एज फॉर द एंडिंग ईयर, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, और यहाँ लिखिएगा आप नहीं, यहाँ लायबिलिटीज अमाउंट पर्टिकुलर नहीं सर, लायबिलिटीज, यहाँ लिखिएगा लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लिखने के बाद यहाँ क्या कीजिए, यहाँ लिखिएगा फंड अमाउंट, सेम चीज, फंड में लिख दीजिएगा जितना भी इनकम है यहाँ लिख दीजिएगा सर, इनकम आपको पता है प्लस करेंगे सर, और एक्सपेंसेस क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। हाँ, यहाँ पे सारा एसेट लिखेंगे, जो भी एसेट्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी एसेट, हाँ, लेकिन इसको लॉक नहीं करेंगे। मान लीजिए बोलेगा मैच फंड निकालने के लिए, और मैच फंड ये रहेगा 80,000, मैच एक्सपेंसेस रहेगा 20,000, और बोलेगा प्राइस अवार्डेड 10,000, तो जो एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जो इनकम उसको क्या करेंगे, मतलब इसके तहत जो भी इनकम है उसको प्लस करेंगे, और जो भी एक्सपेंसेस क्या करेंगे। इसमें टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट यदि है तो है कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल। तो कंज्यूमेबल गुड्स के तहत आपका किसी भी प्रकार का गुड्स हो या स्टॉक निकालने का नहीं बोला है, किसी भी कंडीशन में आपको गुड्स निकालने बोलता है बोले तो उस कंडीशन में कंज्यूमेबल गुड्स के ही फॉर्मेट को यूज करेंगे। तो कंज्यूमेबल गुड्स का फॉर्मेट क्या कहता है, यहां लिखिएगा कंज्यूमेबल गुड्स, ऊपर हेडिंग लीजिए, यहां पे लिखिएगा पर्टिकुलर अमाउंट,
यहां लिखिएगा पर्टिकुलर, यहां क्या लिखिएगा सर? सबसे पहले यहां लिखिएगा कंज्यूमर परचेज, कंज्यूमेबल गुड्स परचेज। इसके अमाउंट लिखने के बाद इसे प्लस करेंगे सर, तो प्लस क्या करेंगे सर? प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, प्लस करेंगे आप ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग, प्लस करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग। ये तीन आइटम को यहां प्लस करेंगे सर, और इसी तीन का अपोजिट जो है क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे। तब है ओपनिंग का उल्टा क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग, इसको आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो निकलेगा अमाउंट, यही अमाउंट क्या कहलाएगा मेरा? कंज्यूमल गुड्स, कंज्यूमल गुड्स। इसके बाद जब भी आप इनकम एक्सपेंस बनाएंगे किसी भी टॉपिक के तहत, चाहे इनकम एक्सपेंस बनाते हैं चाहे रिसीव पेमेंट, तो याद रखिएगा कि रिसीव पेमेंट के तहत एडजस्टमेंट का यूज नहीं होता है। जब भी एडजस्टमेंट का यूज होता है तो केवल कहां? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के तहत, इनकम एंड। अब इनकम एक्सपेंडिचर के तहत दो ही एडजस्टमेंट होता है। पहला एडजस्टमेंट होता है कि जब प्रश्न में आपका आउटस्टैंडिंग रहे किसी भी एक्सपेंसेस के साथ, तो उस एक्सपेंसेस में उसको क्या करेंगे सर? और यदि आपका एडवांस रहे किसी भी एक्सपेंसेस के साथ, तो क्या करें सर? माइनस करें। तो ये एडजस्टमेंट याद करिए। इस एडजस्टमेंट के तहत एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो क्वेश्चन बनाएंगे, तो हमको नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब एक दो क्वेश्चन बताते हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है? बाकी और चैप्टर्स का हम बना के देंगे आपको।